The online वाले students, is it audible and visible to all? Yes, good morning, all of you. हम कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, याद है क्या या भूल गए सब? याद है। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग, क्या क्या हम लोगों ने स्टडी किया था। सबसे पहले हमने देखा कि काइनेटिक्स का बेसिक यूज क्या है। किसी केमिकल रिएक्शन में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें वो टॉपिक पढ़ना जरूरी है। और आधी इंफॉर्मेशन हमें काइनेटिक्स से मिलती है, आधी थर्मोडायनामिक्स से। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन, वेरी स्लो, वेरी फास्ट एंड मॉडरेट। तो उनमें से स्लो और फास्ट को नहीं पढ़ रहे, मॉडरेट को हम स्टडी करें। फिर हमने बात की रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और उसमें हमने कहा कि चेंज इन एनी मेजरेबल पैरामीटर्स सच एज कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। या हमने एक जनरल डेफिनेशन में कह दिया था मेजरेबल प्रॉपर्टीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जब भी रिएक्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाएगी, चाहे वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ में निकालो या मोलैरिटी के साथ में या फिर प्रेशर के साथ में, हमेशा नेगेटिव साइन हम वहां पर लगाएंगे, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। लेकिन प्रोडक्ट के केस में ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है। ठीक है। फिर हमने यूनिट्स की बात की। यूनिट्स क्या आ रही है? अगर मोलैरिटी यूज में लेते तो मोल पर यूनिट, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, और टाइम में बी इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज और ईयर्स। प्रेशर की टर्म्स में एटमॉस्फेयर पर यूनिट टाइम या बार पर यूनिट टाइम। और सिंपली मोल्स अगर ले रहे हैं तो मोल पर सेकंड, मोल पर मिनट, मोल पर आवर, इस तरह से हमें यूनिट्स लेनी है। एक और चीज हमने देखी थी, P इज इक्वल टू सी आर टी। मतलब अगर प्रेशर की टर्म्स में कन्वर्ट करना है मोलैरिटी से, तो हमें आरटी से मल्टीप्लाई करना है। और हमने देखा था C इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। मतलब कि अगर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में कन्वर्ट करना है प्रेशर से, तो आरटी से डिवाइड करना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने देखा 1/r को हम क्या याद रखेंगे? 12.18। यहां तक क्लियर था? फिर उसके बाद हमने देखा दो तरह की रेट ऑफ रिएक्शंस, वन इज इंस्टेंटेनियस एंड वन इज एवरेज। दोनों में डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर है हम लोगों को? हाँ, इंस्टेंटेनियस में हमें ध्यान रखना है कि उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करके और उसके लिए स्लोप पता लगाना है। और अगर इन केस ऑफ रिएक्टेंट बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी नेगेटिव ऑफ द स्लोप और नेगेटिव ऑफ द टेन थीटा, जबकि प्रोडक्ट के केस में इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है। उसके अलावा हमने देखा एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा था कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व किया भी जाता है, तो उस केस में हमें रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने का क्या मेथड रखना है। उसके लिए हमने रिएक्शन ली थी, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने यहां पर ली थी, A प्लस 2B गिव्स 3C प्लस 4D। और इसमें हमने लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू rate of reaction is equal to rate of disappearance of A divided by 1, rate of disappearance of B divided by 2, rate of appearance of C divided by 3, and rate of appearance of D divided by 4। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ROR is equal to minus of dA over dt is equal to minus of dB over 2 dt is equal to plus of dC over 3 dt is equal to plus of d capital D over 4 dt। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और पॉइंट हमने याद रखा था, और दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे याद रखिए थे। हाँ बेटा, MAZL, B ब्लॉक। आप A ब्लॉक में होंगे बेटा शायद, दूसरा क्लासरूम होगा कोई बेटा, बाहर मालूम कर लेंगे बाहर, है ना? कोई बात नहीं बेटा। हाँ, बड़े आगे बात करें। चलो, कहाँ थे हम लोग?
हाँ, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करने में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं होता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जब कैलकुलेट करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं हम? इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लो आपको कहा गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है वो 10 सेकेंड्स में उसमें चेंज कितने का आया, 0.5 का। ठीक है, तो ये डेटा जो दिया हुआ है इससे क्या निकाल सकते हैं? क्या आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं या सिर्फ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकाल सकते हैं? सिर्फ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बिकॉज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें अभी नहीं दिया हुआ है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी हम निकाल सकते हैं। हाँ, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हुआ तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेम। समझ में आ रही है बात? और दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि ये जो फॉर्मूला है या जो रिलेशन हम यूज में ले रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली, ये केवल कब यूज में ले सकते हैं? जब आपको मोल पर लीटर में बात की गई हो या मोल्स में बात की गई हो। क्यों? क्योंकि हमने स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से डिटरमाइन किया है, और स्टोइकियोमेट्री के केस में ही आप इसको अप्लाई करें। अगर मास की टर्म्स में आपको डेटा दिया है तो आपको इसे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह से रिलेशन काम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिएक्शन दी हुई है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, अब इसमें ये रिलेशन कैसे काम में लें? सिंपली क्या करना है हमें, rate of reaction is equal to rate of disappearance of N2 divided by 1, rate of disappearance of H2 divided by 3, and rate of appearance of NH3 divided by 2। बताओ, इसमें कोई साइन का कंफ्यूजन आ रहा है क्या कि सर आपने इधर तो नेगेटिव नहीं लगाया उधर पॉजिटिव नहीं लगाया? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने क्या लिखा है, लैंग्वेज में लिखा है इसको। हाँ, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इसको तो हम लिखेंगे ROR इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी N2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी H2 डिवाइडेड बाय 3dt एंड इज इक्वल टू प्लस ऑफ डी NH3 डिवाइडेड बाय 2dt। समझ में आ रही इतनी बात? ये तो हमने लास्ट क्लास में भी लिख लिया था, है ना? मिटा दें इसको। अच्छा, मान लो यही रिएक्शन आपको इस तरीके से दी हुई है, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 gives NH3। अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ गलतियां कर देते हैं बेटा, है तो इजी वही तरीका है, बट हमें डिवाइड में जब डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हमें ध्यान रखना है कि वो ऊपर आ जाता है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर, ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1/2, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखें, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, और इसी को इक्वेट कर दे किससे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। समझ में आ गई बात? मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या हो जाएगा इसका, ROR इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2D N2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3D H2 ओवर dt इज इक्वल टू प्लस ऑफ D NH3 डिवाइडेड बाय dt। अच्छा, एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग, सेम रिएक्शंस लग रही है बेटा, दोनों सेम ही रिएक्शंस हैं, स्टोइकियोमेट्री में चेंज है केवल, बाकी तो प्रोडक्ट सेम है और रिएक्टेंट भी सेम ही है। लेकिन यहां जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, जबकि यहां रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो 1 टाइम ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। सेम रिएक्शन है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की क्या आएगी, अलग अलग। तो आपको ये मान के चलना है, यही नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, इवन इन थर्मोडायनामिक्स, आपको ये एज्यूम करके चलना है कि अगर रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री अलग है तो हम दोनों को अलग अलग रिएक्शंस कंसीडर करते हैं। दीज टू आर नॉट सेम रिएक्शंस। दोनों में अगर स्टोइकियोमेट्री का चेंज है तो हम दोनों को अलग अलग रिएक्शंस एज्यूम करते हैं। अब यहां सवाल बनता, अच्छा क्वेश्चन दे दिया आपको, concentration of NH3 decreases from 1 molar, ध्यान से सुने, concentration of NH3 decreases from 1 molar to 0.6 molar in 40 seconds। ठीक है, और आपको पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से सुने सारी बात। कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कितनी है 1 मोलर, फाइनल कितनी है 0.6, टाइम कितना लगा 40 सेकेंड्स। रिएक्शन नहीं लिखी हुई क्वेश्चन में, रिएक्शन लिखी हुई नहीं है। और आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, क्या करेंगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो निकाल सकते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितनी आ जाएगी, चेंज कितने का आया 0.4 का, टाइम कितना लगा 40 सेकेंड्स का, तो डिवाइड कर दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो आ गई। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सी रिएक्शन यूज में ली जाए, लेफ्ट वाली या राइट वाली? राइट वाली हमेशा। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं, और जो लोवेस्ट बैलेंस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री आपकी होगी वही रिएक्शन आपको बाय डिफॉल्ट एज्यूम करनी है अगर रिएक्शन नहीं गिवन है। समझ पा रहे हैं क्या? अगर मान लो यहां पर HI वाली रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड वाली, जनरली क्या लिखते हैं उसमें हम, 2HI gives H2 plus I2। अब आपको क्या यूज में लेना है वहां पे, 2HI gives H2 plus I2 या HI gives half H2 plus half I2? 2HI वाली रिएक्शन बाय डिफॉल्ट काम में लेनी, ऐसा भी नहीं उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको सिंप्लीफाइड विदा किसी फ्रैक्शन के स्मॉलेस्ट लोवेस्ट बैलेंस रिएक्शन यूज में लेनी है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। क्लियर है बात? क्वेश्चंस करें कुछ आगे है? ठीक है। क्वेश्चन लिखे हम है ना? क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा, रिएक्शन यही वाली लिख लें, और सबका आंसर आना चाहिए बेटा, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन मान के चलेगा काइनेटिक्स का। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन है। if rate of appearance of NH3 is equal to 2 into 10 raised to power minus 4, if rate of appearance of NH3 is 2 into 10 raised to power minus 4 mole per liter per second, then calculate rate of disappearance of N2, rate of disappearance of H2, and rate of reaction.
हो गया सबका? चेक कर लें एक बार, है ना? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें जो भी निकालना है उनको इक्वेट कर लें। अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो पहली और लास्ट वाली टर्म को इक्वेट कर लें। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 निकालना है तो इन दोनों को इक्वेट कर लें, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है तो इन दोनों को इक्वेट कर लिया। तो सबसे पहले अगर देखें तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इन दोनों को इक्वेट कर लें। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2। मतलब हम सीधा लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴, वही यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर अगर हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 निकालनी है तो वो दिख ही रहा है इन दोनों की इक्वल है। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पर? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इज इक्वल टू अगेन 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालनी है तो चाहे तो इन दोनों को इक्वेट कर लो या इन दोनों को इक्वेट कर ले। इन दोनों को इक्वेट कर ले, इसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻⁴, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन लिखिए। एक रिएक्शन लिख लें। 2A gives 3B plus 4C। 2A gives 3B plus 4C। और इसमें लिखें if number of moles of B increased by 6 into 10⁻³ mole in 10 second in a 10-liter container. 6 into 10⁻³ mole in 10 seconds in a 10-liter container. Then find rate of disappearance of A, rate of appearance of B, rate of appearance of C, and also rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही है ये बता देंगे बेटा फटाफट से?
अच्छा, यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, ध्यान रखना। 2 × 10⁻⁻⁵ कितने लोगों का आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन? ठीक है, और -4 कितने लोगों का आ रहा है नेगेटिव मार्किंग वाले? 10 लीटर भी दिया हुआ है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तभी तो मोल पर लीटर में आंसर मिलेगा, है ना। देखो, अभी आपको क्या दिया हुआ है, जो गिवन डेटा है, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, कितना आ रहा है? 6 × 10⁻³ इन 10 सेकेंड्स इन अ 10 लीटर कंटेनर। तो बताओ बी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना हो गया? कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल कितने हैं? 6 × 10⁻³ वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कितना हो गया? 6 × 10⁻⁴ हो गया क्या? और टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड्स। तो क्या आप यहां से कह सकते हैं कि जो गिवन डेटा है उसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकाला जा सकता है। बोलो। तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितने का आया? 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10, ये तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है। और डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस मिल जाएगा, दैट इज 6 × 10⁻⁵ यूनिट इज व्हाट? मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। ये क्या निकाला हमने? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय 3 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय 4। अब हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, और हमारे पास क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो इन दोनों को इक्वेट कर दें। इन दोनों को इक्वेट करने पे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना मिलेगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय 3, मतलब 6 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 3, मतलब कितना आएगा? वेरी गुड, मोल पर लीटर पर सेकंड। और हमें अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है तो इन दोनों को इक्वेट कर दें। तो यहां ये वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻, या फिर इससे इक्वेट कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। ये कितना आ रहा है? 2 × 10⁻⁵, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड, और इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू 4 × रेट ऑफ रिएक्शन। ये रहा, कितना आ जाएगा? 8 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात इतनी? हाँ, इनके भी आंसर आ रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों के भी देख रहे हैं बेटा सबके, है ना। अगला क्वेश्चन लिखे। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल ठीक करते जाएंगे बेटा हम लोग, है ना। तो थोड़ी कोशिश करें, स्पीड बढ़ाएं और एरर कम करें। तो आपको एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दी हुई है जिसमें स्मॉल एबीसी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और कैपिटल एबीसी क्या है? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और आपको दिया हुआ है इफ ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, और आपको पता लगाना है व्हाट इज ए रेशियो बी रेशियो सी।
आया? कितना आ रहा है? 6:3:4। वेरी गुड। कितने लोगों का आ गया ऐसा? बढ़िया। बाकी लोग भी निकालें बेटा, आज थोड़ा ज्यादा टाइम है अपने पास, आज से निकालेंगे आराम से। अच्छा, क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन वाला एक्सप्रेशन लिख लें। ROR इज इक्वल टू माइनस ऑफ DA ओवर ADT इज इक्वल टू माइनस ऑफ DB ओवर BDT इज इक्वल टू DC ओवर CDT। ऐसा ही है। अच्छा, यहां क्या दिया हुआ है? माइनस DA ओवर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 × DT। यहां पे क्या दिया हुआ है? माइनस ऑफ DB ओवर, अच्छा 2 है, मतलब डिवाइड में क्या रहा होगा? हाफ रहा होगा। मतलब यहाँ पे 1/2 DT लिख सकते हैं क्या? 2 डिवाइड में है तो ऊपर आ जाएगा। और वहां क्या है? प्लस में DC ओवर DT, तो एज इट इज रहने दें। और 1.5 क्या होता है? 3/2, मतलब डिवाइड में क्या रहा होगा? 2/3 रहा होगा। तो ये 2/3। कंपेयर कर लें ABC से इन दोनों एक्सप्रेशंस को, तो बताओ क्या मिलेगा? A:2 B:2C कितना आ जाएगा? 1:1/2:2/3। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें? 6 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो क्या मिलेगा? 6:2, 6 से 6 कैंसिल आउट होगा 2 से 3 टाइम्स। और इधर कितना मिल जाएगा? 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, 2 × 2 4। तो ये रेशियो मिलेगा 6:3:4। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। रिएक्शन गिवन है आपको, 2NO2 gives 2NO plus O2। और आपसे कहा गया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO is 6 ग्राम पर मिनट। Rate of appearance of NO is 6 gram per minute. Then calculate rate of disappearance of NO2 in gram per minute। इसी यूनिट में आपको आंसर निकाल के देना है। जिसका आंसर आ जाए बेटा फटाफट बता भी देना। एक जाल था जिसमें फंस गए आप लोग। वेरी गुड। 9.2 ग्राम पर मिनट। वहां आपसे फास्ट सॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन वाले बेटा, उनका आंसर पहले आ गया। सॉल्व करें फटाफट से और चेक करें 9.2 ग्राम पर मिनट कैसे आ रहा है।
और हमारा क्यों नहीं आ रहा, कहाँ गलती हो रही है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ पढ़ा था कल अपन ने, जो आज भी रिवाइज किया था कि हाँ बस अब बात यह है कि फिर सॉल्व कैसे किया जाए। अगर ग्राम पर मिनट में डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते तो फिर सॉल्व कैसे किया जाए, है ना। तो पहले दो तरीके हैं देखो, या तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप यूज में ले लिया जाए, है ना, या फिर क्या किया जाए, पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट किया जाए, फिर उस रिलेशन में रखा जाए, और फिर वापस से किस में कन्वर्ट किया जाए, मास की टर्म्स में कन्वर्ट किया जाए, है ना। देखते हैं, दोनों तरीकों से देखते हैं, जो भी आसान लगेगा वो सॉल्व कर लेंगे उस तरीके से। तो पहला तरीका तो ये है कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनओ जो है, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 ग्राम पर मिनट, है ना बेटा। तो पर मिनट तो रहने दो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम से हमें दिक्कत है। एनओ का वेट कितना आएगा, मोलर वेट कितना, 30 आ रहा है क्या, 16 और 14, 30 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 30। तो अगर मास में आप मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, मोल्स। तो क्या इसको लिख सकते हैं, मोल पर मिनट लिख सकते हैं क्या। और अब वो रिलेशन यूज में लिया जा सकता है, कौन सा रिलेशन, यहां से लिख देंगे हम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 कितना मिलेगा, दैट इज 6/30 मोल पर मिनट। बात यहां खत्म नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि आंसर किसमें चाहिए, ग्राम पर मिनट में। अब ध्यान दें, अब आप लोग कह देंगे सर जब ग्राम में ऑलरेडी आ रहा है तो क्यों मूल में कन्वर्ट किया है, फिर मूल से आ गया फिर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसके मूल निकले हैं, एनओ के। यहाँ क्या यूज में लिया है, एनओ का मोलर वेट यूज में लिया है। ये किसके मोल निकले हैं, NO2 के। यहां ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किसका मोलर वेट यूज में लिया जाएगा, NO2 का मोलर वेट यूज में लिया जाएगा। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2। बताओ क्या लिख दें, 6/30 तो मोल्स हैं, इंटू 46 कर दिया जाए, क्योंकि NO2 के मोल्स हैं, और अगर मोल्स में मोलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास निकल के आएगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 46 ग्राम पर मिनट, और ये कितना आ रहा है, 9.2 ग्राम पर मिनट। समझे बात को। तो जब भी मास वाले क्वेश्चंस होंगे, अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस ग्राम में, ग्राम पर मिनट में या किलोग्राम पर आवर में दिया हुआ रहेगा, तो हमें ये मेथड फॉलो करना है। एक और काम किया जा सकता है, हम इसको लिख दें, इसी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा यहां पे क्या किया हम लोगों ने, ध्यान दें, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 46 से, डिवाइड किससे हो रहा है, 30 से। तो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ मास निकालना चाहते हैं, ग्राम की टर्म्स में निकालना चाहते हैं, तो क्या ऐसा कर दें, यहां पर डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ NO2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO डिवाइडेड बाय 2, और नीचे क्या आ जाए, मोलर वेट ऑफ NO। चेक करके देखें क्या ऐसे हो जाएगा क्या काम। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO किस में निकालना है डायरेक्टली, ये जो वैल्यूज हैं ऊपर वाली, वो किस में है, ग्राम पर या ग्राम्स की यूनिट में है, मास की टर्म्स में है। तो अगर ये निकालना है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मोलर वेट ऑफ NO से, बताओ, मोलर वेट ऑफ NO2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में क्या है, मोलर वेट ऑफ NO। नहीं समझे बात को, समझना थोड़ा सा कोशिश करें। हमें अगर डायरेक्टली ग्राम की टर्म्स में यूज में लेना है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, तो हम क्या कर दें, जो भी स्पीशीज दी हुई है उसके मोलर वेट से साथ में डिवाइड कर दें। तो डायरेक्टली रिलेशन किसकी टर्म्स में आ गया है, ग्राम की टर्म्स में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, इससे नहीं समझ रहे, किसी और एग्जाम्पल से देखते हैं क्या कर रही है। अगर मान लो NH3 वाला एग्जाम्पल है, तो इफ ROD एंड ROA आर इन ग्राम पर लीटर, ठीक है, तो उस केस में अगर रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो बताओ कैसे लिखेंगे, क्या लिख दें यहां पर हम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 28। इसको लिख दे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 17। अब डायरेक्टली किस में रख दी वैल्यूज आपने, ग्राम पर लीटर में या ग्राम पर लीटर पर मिनट में या ग्राम पर मिनट्स में। समझ में आ गई। दोनों तरीके आप लोगों को बता दिए गए हैं। पहले मोल्स में कन्वर्ट करें, रिलेशन अप्लाई करें, वापस मास में कन्वर्ट कर दें, या फिर डायरेक्टली रिलेशन यूज में लेना इन टर्म्स ऑफ मास, तो जो भी मोलर मास है उससे भी डिवाइड करेंगे। स्टोइकियोमेट्री से तो डिवाइड कर ही रहे हैं, मोलर वेट से भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है बात। किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ ले बेटा। क्वेश्चन लिखें अगला। यही रिएक्शन रहने दें और उसमें लिखें इफ rate of appearance of NH3 is equal to 8.5 gram per second, then calculate rate of appearance of H2 in gram per second. आशीष यादव, हाँ बेटा, मोल्स वेट अपॉन मोलर वेट क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स, और इसीलिए हमने वो रिलेशन अप्लाई किया है क्योंकि वो स्टोइकियोमेट्री के लिए और नंबर ऑफ मोल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। वेरी गुड। 1.5। तनिष्का बेटा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले में मोल पर लीटर पर मिनट में क्यों कन्वर्ट किया था, बिकॉज हमें पूछा गया था यूनिट किस में होनी चाहिए, मोल पर लीटर पर मिनट में। यहाँ क्या पूछा गया है, यूनिट किस में होनी चाहिए, ग्राम पर सेकंड में। सबका आ गया क्या आंसर, कितना आ रहा है, 1.5 ग्राम पर सेकंड। और सीधा दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका जो हमने देखा, क्या करना है, सबसे पहले रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 को किस में बदल लो, मोल में। 8.5 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर दें, 17 से। ये किस में आ गया, मोल पर सेकंड। और फिर हमने रिलेशन अप्लाई किया, rate of appearance of NH3 divided by 2 is equal to rate of disappearance of H2 divided by 3। यहां से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 कितना आ गया, 3/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। वैल्यू पुट कर दें, तो यहां पे लिखेंगे हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 कितना आ जाएगा बेटा, ये इतनी वैल्यू दी हुई है, 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 इंटू 3 इज 1.5 एंड 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.75। तो 0.75 मोल पर सेकेंड। और अगर हमें किस में निकालना है, ग्राम्स में निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर वेट से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इंटू 0.75 ग्राम पर सेकेंड, 1.5 ग्राम पर सेकेंड। यही आ रहा है आप लोगों का भी। और दूसरा तरीका क्या है, किस किस को रिलेट करना है, H2 और NH3 को। तो क्या लिखें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इन ग्राम पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू मोलर वेट ऑफ H2। और इधर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इन ग्राम पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका मोलर वेट। सॉल्व कर लें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू, बताओ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 उधर चला जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय इसका अपीयरेंस कितना है, डिवाइडेड बाय 17। अगेन कितना मिलेगा, 1.5 ग्राम पर सेकेंड। दोनों से रिजल्ट वही मिलेंगे।
तो मास के क्वेश्चंस में गलतियां नहीं करनी बेटा, डायरेक्ट ये नहीं कि रिलेशन अप्लाई कर दें, मास में पूछा है और मास में आंसर कर दें। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे कर लेते हैं, लिखें फटाफट से। और उसके बाद फिर अगर कोई गलती करता हुआ दिखा इस तरह के क्वेश्चंस में, तो फिर बेटा अच्छी बात नहीं होगी, है ना। 2CO plus O2 gives 2CO2। 1.6 ग्राम पर लीटर O2 disappears in 10 seconds। 1.6 ग्राम पर लीटर O2 disappears in 10 seconds। Find out rate of appearance of CO2 in ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट आपसे पूछी गई है, इसलिए आपको इसी यूनिट में आंसर देना है। और अब तो सबका ही आना चाहिए बेटा, ये चौथा क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, और ये भी इसलिए करा रहे हैं बार बार ताकि हम गलती ना करें इस तरह के क्वेश्चंस में। बेटा आ गया आंसर यहाँ पे लोगों का, गौरव का आ गया, श्वेता का आ गया। हाँ, 0.44। टाइम को यूज किया ना बेटा रेट निकालने में, बिकॉज ये तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और अगर हमें टाइम यूज लेंगे तभी क्या मिलेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मिलेगी, है ना। तो अगर यहां पर देखें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 कितना आ रहा है, तो ये 1.6 डिवाइडेड बाय 10, बोलो 0.16 मिलेगा। और डायरेक्ट रिलेशन यूज में ले लें, हमें दिया हुआ किसके लिए, O2 के लिए, और पूछा किसके लिए, CO2 के लिए। तो हम यहां लिख देंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। किससे डिवाइड करें, 32 से। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2, अगेन ये दोनों किस में है, ग्राम पर लीटर पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो इन ग्राम पर लीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और मोलर वेट कितना है 44। तो यहां से अगर हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 88 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 कितना है 0.16 डिवाइडेड बाय 32। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.44 ग्राम पर लीटर पर सेकंड मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन लिखें आगे। A gives 2B plus C, सारे गैशियस हैं, और इसमें लिखें इन दिस रिएक्शन प्रेशर increases from 100 mm of Hg to 140 mm
of Hg in 10 seconds. In 10 seconds. Then find out rate of reaction. हमें क्या निकालना है यहां पर? ROR निकालना है, और क्या निकालना है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B and C in mm of Hg per second. In mm of Hg per second. यहाँ फंसेंगे बेटा, हम लोग फंस जाएंगे यहाँ पे, 90% लोग फंस जाएंगे यहाँ पे। इस जाल में से बहुत कम लोग बाहर निकल पाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। 2 आ रहा है किसी का? वेरी गुड, 2। अच्छा, ये जो इस तरह के क्वेश्चन है बेटा, इनको सॉल्व करने का अपना ही एक अलग तरीका है। देखो कैसे। पहली बात तो डेटा इंटरप्रिटेशन में हम गलती कर बैठे। ये जो प्रेशर है ए का नहीं है, इनिशियल प्रेशर तो ए का है, लेकिन आप खुद सोचो, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा, जिन लोगों ने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया है, या इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया और नेगेटिव साइन को अवॉइड कर दिया, उन लोगों की बात बता रहा हूं। पहले प्रेशर 100 था, और आप क्या फाइनल प्रेशर अकेले ए का 140 ले सकते हैं क्या? प्रेशर बढ़ेगा ए का या कम होगा? ए का तो कम होगा, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? गैस के 1 मोल से गैस के 3 मोल्स बन रहे हैं क्या? अरे बोलो भाई, ये 1 मोल है ना यहाँ पे, और यहाँ 2+1 कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। तो प्रेशर बढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस के 1 मोल से गैस के 3 मोल्स बन रहे हैं, इसीलिए प्रेशर बढ़ रहा है। कौन सा प्रेशर बढ़ रहा है? टोटल प्रेशर बढ़ रहा है। ए का प्रेशर तो डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा ए तो कंज्यूम होता चला जाएगा। तो क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान देना। ये हमने लिखी रिएक्शन ए गिव्स 2B प्लस C, ठीक है। और इनिशियली हमने लिखा T इज इक्वल टू 0 पे कितना प्रेशर है। अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो जो इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है उसको क्या मान लेना है? रिएक्टेंट का। तो 100 mm ऑफ Hg, और ये दोनों क्या है? 0 0, ठीक है। अब अगर हमें कितने टाइम बाद दिया हुआ है? 10 सेकेंड्स के बाद में, T इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे अगर हम बात करें, तो बताओ बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 100 माइनस x कर दें क्या? कुछ प्रेशर कम हुआ होगा। अगर ये पूरी रिएक्शन खत्म हो जाती तो टोटल प्रेशर कितना होता? 300 होता भाई, 0 क्यों होता? इसका नहीं पूछ रहे, कंटेनर में टोटल प्रेशर कितना होता?
300, क्योंकि इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बन रहे हैं, इसके 1 mm से इसके 3 mm बन रहे हैं, तो इसके 100 से इसके कितने बनेंगे? 300। क्या टोटल प्रेशर 300 mm है? नहीं है। टोटल प्रेशर कितना बाद में? 140, मतलब रिएक्शन खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब ये पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है। तो कितना कंज्यूम हुआ है? मान लो x कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो जब इसका 1 कंज्यूम होता है तो इसका 2 प्रोड्यूस होता है, इसका x कंज्यूम होगा तो इसका 2x प्रोड्यूस होगा, इसके 1 कंज्यूम होने पे इसका 1 प्रोड्यूस होता है, इसका x कंज्यूम होने पे इसका x प्रोड्यूस होगा। और हमें क्या दे दिया गया है कि 10 सेकंड के बाद टोटल प्रेशर कितना है? 140 mm ऑफ Hg। मतलब हमें दिया है कि जो 100 माइनस x इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर और प्लस ये जो x है ये कितना है? 140 है। अब क्या करें? ये तो कैंसिल आउट हो गया। 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी मिली है? 20। मतलब बताओ क्या इसका फाइनल प्रेशर मिल गया? क्या कितना आ गया? 80 mm ऑफ Hg आ गया क्या? जो पहले कितना था? 100। तो बताओ अगर आप यहां निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। फाइनल कितना है? 80। इनिशियल कितना है? 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड्स का। बताओ कितना हुआ? माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 10, और ये माइनस के साथ में माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना मिलेगा? 2 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। समझ गए क्या? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं है? बताओ जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, क्या वही रेट ऑफ रिएक्शन है? और क्या वही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी भी हो जाएगा? बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 mm ऑफ Hg आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी अपॉन 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कितना है? 2 mm ऑफ Hg, और ये डिवाइड में जो 2 है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, दैट इज 4 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। मिल गए तीनों आंसर्स। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो इसको लिखेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बाय 1 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी अपॉन 2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय 1। और हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मिल गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी मिल गया, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। और इन दोनों को इक्वेट कर दो तो हमें मिलेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। 2 into 2 4 mm of Hg per second। चलो आगे क्या सबके समझ में? क्या तब 2 ही आएगा? क्या 2 आएगा? किसका? तो सेम है ना तीनों। हमने तो बी का निकाला इनका, है ना? बी के लिए 4 आएगा, बाकी सबके लिए 2 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। ठीक है? क्लियर है सबको? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये वाला प्रेशर कौन सा? रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर। और ये वाला प्रेशर कौन सा? टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। अब इसमें अलग अलग तरीके से घुमाता है, ये सॉलिड दे देगा। अब करते रहो। तो क्या करना है फिर इस केस में? जब आप यहाँ डिसोसिएशन करेंगे तो उसको क्या लेंगे? जीरो ही लेंगे, बाद में भी सॉलिड का प्रेशर कंसीडर नहीं करेंगे। और जब लास्ट में ऐड करेंगे तो इन दोनों का प्रेशर ऐड कर देंगे। क्लियर है? देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, देखते हैं इस तरह का। रेट ऑफ, अच्छा ये कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा बेटा? उधर कंफ्यूजन आ रहा है बच्चों को कि रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए आपने तो बताया था फाइनल और इनिशियल काम में लेना। अरे पर फाइनल और इनिशियल ऐसा तो नहीं है कि इनिशियल तो हमने रिएक्टेंट का ले लिया,
और फाइनल पूरे कंटेनर का ले रहे हैं? नहीं, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? जिस भी स्पीशीज के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसी की इनिशियल वैल्यू और उसी की टी टाइम बाद की वैल्यू। यहां पर दिक्कत क्या आई कि हमने 140 माइनस 100 क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि 100 किसका है? ए का इनिशियल प्रेशर है, और 140 किसका है? पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ए का फाइनल प्रेशर चाहिए। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन लिखो। N2O5 N2O4 प्लस हाफ O2। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कर लेंगे, कोई बात नहीं। लिखो, इन दिस रिएक्शन pressure increases from 114 mm of Hg to 133 mm of Hg in 20 seconds. ठीक है, find rate of reaction in mm of Hg per second and mole per liter per second at 120 degrees Celsius. 120 degrees Celsius. अब बेटा इस तरह के डाउट्स नहीं आने चाहिए कि हमने मोल पर लीटर पर सेकंड में पहले क्यों चेंज नहीं किया, अब क्यों चेंज कर रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि हमसे क्या पूछा गया। पिछले क्वेश्चन में मैं आंसर किस में पूछा गया था? एमएम ऑफ एचजी में, तो हमने उसमें निकाला। इस क्वेश्चन में हमें दोनों में पूछा जा रहा है, तो हम दोनों में कन्वर्ट करके आंसर देंगे। तो जो भी डिजायर्ड फॉर्मेट रहेगा ऑप्शन का, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकाल के देना है। तरीके हमें निकालने आते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। 1.9 mm of Hg is the rate of reaction. बस ये 1.9 निकाल लो बेटा। ये तो दूसरा वाला तो मैं मेथड बता दूंगा, इसको घर पे करना सॉल्व। इसमें कैलकुलेशन बड़ी है, पहले एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 760 से डिवाइड करके, है ना, और फिर डिवाइड बाय आरटी करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इनटू मोल पर लीटर पर सेकेंड।
7.74 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकंड में आपको मिलेगा ROR। ये चेक कर लेना खुद से। अभी देखते हैं इसमें MM/Hg में कैसे निकाला जाए। जिन लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझ में आया था बेटा, एक बार फिर से ध्यान से देख लें। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर रिएक्शन N2O5 gives N2O4 प्लस हाफ O2। गैशियस है, सभी गैशियस है, इसलिए हमने स्पेसिफिकली लिखा नहीं है अलग से। तीनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या हैं, गैशियस। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो नहीं, सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट का डिसोसिएशन हमें पढ़ना है। उसके इससे ज्यादा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डिसोसिएशन अगर होगा तो दो डेटा हमें दिए हुए रहेंगे। N2O5 के साथ मान लो कुछ और भी रहा तो उसका भी डेटा हमें दिया हुआ रहेगा, एंड इट विल मेक द क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सिंगल रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन देखना है। बताओ यहाँ पर क्या लिखे, आप ही लोग बताएं। T=0 पर क्या लिखा जाए यहाँ पे? इनिशियल प्रेशर किसका, रिएक्टेंट का। तो 114 इसके लिए दिया हुआ है, इसके लिए क्या लिख दें, 0 और 0, क्योंकि T=0 पर तो ये प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। अब कितने टाइम बाद, T=20 सेकेंड्स के बाद। बताओ क्या यहाँ 133 लिख दें क्या? नहीं, 133 किसका है, कंटेनर का टोटल प्रेशर है। यहां पर क्या लिखा है, प्रेशर ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस फ्रॉम 114 टू 133। यहां स्पेसिफिकली N2O5 के लिए नहीं लिखा है, और हमें पता है इसका तो डिक्रीज होगा। अच्छा ये बताओ, 114 है तो इसका कितना होना चाहिए, 133 से ज्यादा होना चाहिए अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो। बोलो नहीं, इसके 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 1.5 मोल बन रहे हैं क्या? तो अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो बताओ टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए, 156 होना चाहिए क्या? नहीं, 171 होना चाहिए, है ना। ये कितना है, 114, सॉरी 114 का 1.5 टाइम्स करना है अपने। तो 114 का 1.5 टाइम्स कितना आएगा, 171 ही आएगा, है ना। 171 mm ऑफ Hg होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 133 mm ऑफ Hg। 171 वाला क्राइटेरिया समझ में आया क्या, कि इसके 1 मोल से 1.5 मोल बन रहे हैं, 1 mm से 1.5 mm बन रहा है, तो 114 mm से कितना बनेगा, 114 इंटू 1.5 दैट इज 171 mm। लेकिन है कितना, 133। मतलब रिएक्शन खत्म नहीं हुई है। मतलब खत्म नहीं हुई है तो इसका कुछ तो खत्म हुआ है, तभी तो 133 आया है। तो कितना माइनस कर दिया हमने, x। इसका कितना बनेगा, और इसका x/2। और हमें टोटल कितना दिया हुआ है, 133। टोटल कर लेते हैं, तो इसका मतलब 114 माइनस x प्लस x/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 133। ये कैंसिल आउट हो गया। x/2 कितना आ रहा है, 19, और x कितना आ रहा है, 38। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 38। अब बताओ इसका मतलब ये कितना रहा, जो भी रहा डिफरेंस कितना आया, 38 आ गया क्या? अगर आप यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो बताओ फाइनल कितना है, 114 माइनस एक्स, इनिशियल कितना है, 114, और ये नेगेटिव साइन यहां पर आ ही जाएगा, डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, सॉरी टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकेंड्स। अब बताओ क्या लिख दें यहाँ पे, ये 114 से कैंसिल आउट हुआ, माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, और ये कितना 38 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा, 1.9 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। और हमें किस में पूछा है साथ में, मोल पर लीटर पर सेकेंड में। क्या करना रहेगा, हाँ पहले तो उसको एटमॉस्फेयर में बदलें। तो पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 को अगर एटमॉस्फेयर में लिखेंगे तो 1.9 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। और अगर इसी को किस में बदलना है, मोल पर लीटर पर सेकंड में, तो 1.9 डिवाइडेड बाय 760 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर दिया हुआ है 120 डिग्री सेल्सियस में दिया था क्वेश्चन, ठीक है ना। और वो आंसर आपको मिलना चाहिए उधर वाला। आ गया, बढ़िया।
आ गया सबको समझ में? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हुआ? चेंज इन प्रेशर किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? N2O5 के। तो चेंज इन प्रेशर ऑफ N2O5 अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इज 20, और नेगेटिव साइन हम लगा रहे हैं बिकॉज N2O5 इज रिएक्टेंट। ये कैंसिल आउट हुए, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होके प्लस ऑफ x अपॉन 20, और x की वैल्यू कितनी है? 38। सो 38 अपॉन 20 इज 1.9 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। अच्छा ये क्लियर है कि 760 से क्यों डिवाइड किया? क्लियर है सबको, है ना? अच्छा एक और चीज बता दें ताकि आगे याद रखना, वैसे तो पता होगा। 1 एटमॉस्फेयर को ही क्या लिखते हैं? 760 mm ऑफ Hg भी लिखा जाता है, और आपको कई बार घुमाने के लिए 760 टॉर भी लिख दिया जाता है। बात एक ही है। अभी तक जो हमने देखा बेटा, उसमें डाउट किसी को भी किसी तरीके का? अच्छा लॉग की वैल्यूज याद कर लाएंगे क्या बेटा? अभी देखते हैं बेटा। अभी मास्क लगे हुए, वरना चेहरों से पता लग जाता तुम्हारे कौन कौन याद करके लाया। पूछ लें फिर, है ना? 2 मिनट दे रहे हैं, याद कर लो फटाफट से, भी पूछते हैं फिर, है ना? किसी से भी पूछा जा सकता है। सिर्फ लॉग की वैल्यूज याद रखनी है, बतानी है आपको 1 से 10 तक। हाँ हो गया याद बेटा? कल पूछेंगे। ये जो टाइम होता है ना बेटा 2 मिनट का, जिसमें ये हमला होने वाला होता है कि बस अब पूछने वाले हैं सब, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है और फटाफट याद हो जाता है। तो ये वाला सेशन एक बार कल और रखेंगे हम लोग, है ना? चलो आगे बात करते हैं। रेट लॉ। याद नहीं था ना बेटा आपको? ये जीवन दान मिला है, कल याद होना चाहिए, ठीक है ना? चलो रेट लॉ की बात करते हैं बेटा। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा आप लोगों ने? थोड़ा बहुत जैसे भी पढ़ा है, मतलब उसमें एक डेफिनेशन आती है, लॉ ऑफ मास एक्शन। याद है किसी को?
सुनेंगे पहले, है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन को सुनेंगे पहले, फिर रेट लॉ को सुनेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। इज देयर समथिंग, ध्यान से सुने। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्टिव मास मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम यहां पर ले रहे हैं रफली। तो रेट ऑफ a chemical reaction is directly proportional to product of active masses of the reactants, each raised to a power which may or may which is equal to their stoichiometric coefficient. Law of mass action में क्या है? Which is equal to their stoichiometric coefficients. अब रेट लॉ सुनो। रेट लॉ क्या कहता है? ध्यान से, वही वैसा ही सब कुछ लगेगा, बस एक ही टर्म बदल जाएगी। Rate of a chemical reaction is directly proportional to product of active masses या product of molar concentration of reactants in which each term is raised to a power which may or may not be equal to their stoichiometric coefficient. बताओ, जुड़वा भाई है, एक के तिल है और एक की नहीं। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? अरे एक में तो विच इज इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और एक में विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बाकी सब तो क्या है? सेम है, वही रेट ऑफ रिएक्शन, वही रिएक्टेंट्स, वही प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वही रेज्ड टू ए पावर, लेकिन एक में इज इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स और दूसरे में मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बताओ दोनों में से ज्यादा जेन्युइन कौन लग रहा है, ये या वो? अच्छा, फिर सवाल ही उठता है कि यहां जब आप कह रहे हैं विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, तो फिर पावर्स आएंगी कहां से? पता कैसे लगेगा? वहां तो इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्शन को देखेंगे, बैलेंस रिएक्शन को, और पावर लगा देंगे। यहां कहां से लाएंगे पावर? दे आर कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली पावर डिटरमाइन की जाती है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन में जो पावर है वो हम ज्यादा मेहनत नहीं करते, वहीं रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखा और उसी को पावर में लगा दिया। तो बताओ ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स कौन देगा, थ्योरेटिकल डेटा या एक्सपेरिमेंटल डेटा? तो दोनों ही रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशनशिप बताते हैं, किसके साथ? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। लेकिन दोनों में से ज्यादा जेन्युइन, ज्यादा इफेक्टिव डेटा कौन प्रोवाइड करता है? रेट लॉ, बिकॉज इसमें जो पावर्स हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती हैं, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन में जो पावर्स हैं वो थ्योरेटिकली डिटरमाइन होती हैं। पक्की बात है? तो इसकी डेफिनेशन लिख ले। According to this law, rate of a chemical reaction is directly proportional to product of concentration of reactants in which each term is raised to a power which may or may not be equal to their stoichiometric coefficients. ठीक है, उसकी तो फिर बाद में लिख लेंगे जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, वो काम में नहीं आ रहा है यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है ना? तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? मान लो कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, N1A plus N2B gives
M1C plus M2D। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेट लॉ क्या लिखेंगे? rate of a chemical reaction is directly proportional to product of concentrations of reactants raised to a power which may or may not be equal to their stoichiometric coefficient। बताओ, पावर में n1 n2 लिखें? नहीं लिख सकते, हम श्योर नहीं है, मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा से घबराना नहीं, पी और क्यू भी ले सकते हैं, ए और बी भी ले सकते हैं, है ना, और आर और एस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बट अल्फा बीटा हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम्स जो हम हाइपोथेटिकली लेते हैं या पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स उनके साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हमने डिस्क्रीट करते हुए अल्फा बीटा लिया है ना। तो हमने रैंडमली वैल्यूज ले ली कि ए की पावर में कुछ आ रहा है जो इसको हमने अल्फा बोला है, और बी की पावर में कुछ आ रहा है जिसको हमने क्या बोला है? बीटा। अच्छा, जब प्रोपोर्शनलिटी है और उसको हटाया जाएगा तो क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा आर इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर अल्फा एंड बी रेज टू पावर बीटा, जहां पर के क्या है? रेट कांस्टेंट। इसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। और के किस पे डिपेंड कर रहा है? के इज इंडिपेंडेंट of concentration but depends upon temperature and कैटलिस्ट। उन दोनों पे ये डिपेंड करता है। कैटलिस्ट मिलाएंगे तो भी के की वैल्यू बदलेगी, और अगर टेम्परेचर को वेरी किया जाएगा तो भी के बदलेगा। लेकिन फॉर अ गिवन रिएक्शन के की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन बदलने से नहीं बदलती है। अगर आपसे कह दिया जाए इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज मेड 2 टाइम्स एंड बी इज मेड 3 टाइम्स, व्हाट विल बी द चेंज ऑन द वैल्यू ऑफ के पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आर पे चेंज आएगा, क्योंकि आर तो डायरेक्टली बोला गया है। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर रेज टू पावर a value which may or may not be equal to their stoichiometric coefficient। तो rate of reaction concentration पे dependent है कि नहीं है? है। टेम्परेचर पे है, कैटलिस्ट पे है, लेकिन के रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, कैटलिस्ट पे डिपेंडेंट है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर विदाउट कैटलिस्ट, ध्यान से सुने, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन at a given temperature without catalyst the value of K remains constant। कोई भी concentration लो, कोई भी pressure लो, K की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा, अगर एक और चीज यहां पर, इफ concentration is taken unity, अगर concentration को unity लिया गया है, 1 लिया गया है, तो उस केस में जो आर है वो किसके इक्वल होगा? के इक्वल, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी लिया गया है तो आर इज इक्वल टू के, तो हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। उसी को क्या बोला जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोला जाता है जब कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी लिया जाता है। ठीक है, लिख लें फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फिर। के डू नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। ठीक है ना? ये लिखा है ना पॉइंट, इसके साथ लिख लेना के डू नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर।
अच्छा, यूनिट ऑफ के क्या ली जाए? इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कैसे? देखो अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी तो फिर आगे हम डिटरमाइन करते रहेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? K इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर एन। एन क्या है यहाँ पे? पावर, जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की है किसमें? रेट लॉ में। अच्छा, आर की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर रेज टू पावर एन हो गया क्या? अच्छा, इसको मोल की पावर 1 लिख दें क्या? इसको भी मोल की पावर 1 लिख दें। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है? मोल रेज टू पावर 1, लीटर रेज टू पावर -1, सेकेंड रेज टू पावर -1, और इधर क्या लिख दें? मोल रेज टू पावर एन, लीटर रेज टू पावर -n। और इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, मोल 1 माइनस एन, लीटर, ये एन ऊपर जाएगा माइनस का, एन ऊपर जाएगा प्लस का, बनेगा n-1 सेकेंड इनवर्स। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गई? यूनिट। एन क्या हो गया? एन यहां पर हो गया सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसको भी एक नाम देने वाले हम लोग आगे, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, है ना? तो अगर ऑर्डर 0 है तो बताओ, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अगर ऑर्डर 1 है, ये खत्म, ये भी खत्म, सेकेंड इनवर्स। अगर ऑर्डर 2 है, मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा, ये तो किसकी टर्म्स में बात की हमने? कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। प्रेशर की टर्म्स में भी बता सकते हैं क्या? बताओ, ऊपर जो प्रेशर की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन आएगी वो किस में आएगी? एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। और नीचे प्रेशर रहेगा, प्रेशर की यूनिट किस में? एटमॉस्फेयर रेज टू पावर एन। तो इसको क्या लिख देंगे हम? एटमॉस्फेयर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट ऑफ के आ गई किसके टर्म्स में? प्रेशर की टर्म्स में। एक जनरल एक्सप्रेशन बन गया। बाकी तो फिर हम आगे सॉल्व करते रहेंगे और यूनिट्स को डिटरमाइन करते रहेंगे। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? उसके बाद हम बात कर लेते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे बेटा? सम ऑफ पावर्स ऑफ, बिल्कुल सही बात है, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन किसे कहा हमने? इसको। ठीक है, तो मान लो आपको दिया हुआ है आर इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा। तो बताओ ऑर्डर क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा। अगर केवल आर इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर अल्फा होता तो ऑर्डर विल बी इक्वल टू अल्फा। तो ऑर्डर, या जिसको हमने बोला एन, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ऑर्डर से जुड़ी हुई क्या क्या जानकारियां हैं ध्यान देंगे? ऑर्डर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव ऑर्डर भी हो सकता है, टोटल वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, टोटल वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, टोटल वैल्यू जीरो भी आ सकती है, और टोटल वैल्यू किस में आ सकती है? फ्रैक्शन में भी आ सकती है। और ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऐसा क्यों कहा हमने ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली? क्योंकि हमने यहां पे बात की थी कि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, और रेट लॉ में ही क्या आता है? कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स। और वो पावर्स कहां से आई हैं? एक्सपेरिमेंटली। तो उन पावर्स का सम भी क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल हो गया। इसलिए ऑर्डर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। और क्या कह सकते हैं हम?
reactions of order greater than 3 are rare. ये क्यों रेयर है आगे देखेंगे अपन। 3 से ज्यादा ऑर्डर वाली रिएक्शंस हैं वो बहुत रेयर होती हैं, नहीं मिलती है। मोस्टली रिएक्शंस का ऑर्डर 3 तक खत्म हो जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑर्डर के लिए हमें ध्यान रखने हैं। ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। और 3 से ज्यादा ऑर्डर वाली रिएक्शंस क्या होती हैं, बहुत रेयर होती हैं। आरओआर से रेट लॉ नहीं निकाला जा सकता जब तक एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन नहीं हो। हम रेट लॉ डिटरमाइन नहीं कर सकते। लिख लिया सब लोगों ने? अब देखो बढ़िया मजेदार चीज पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें हमें दिक्कतें आई होंगी प्रोबेबली पहले। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान दे बेटा, बहुत इजी है, पहली बार में ही समझना है हमें। देखो कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाता है, या जो अल्फा और बीटा की हम बात कर रहे हैं उसको कैसे हमें डिटरमाइन करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे। मान लो हमें कहा गया है, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। एक रिएक्शन दे दी गई है, A+2B gives C, इस तरह से कोई रिएक्शन दे दी गई है, और इसके लिए रेट लॉ हमें दे दिया गया है, या मान लो डिटरमाइन करना है, रेट लॉ डिटरमाइन करना है ना। आपसे कहा गया इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, एक ही रिएक्टेंट लेते हैं फिर दो बाद में ले लेंगे, है ना। A gives B, if concentration of A is doubled then rate of reaction becomes 4 times, find order of रिएक्शन। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करके बताना है। आपको क्या डेटा दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या करेंगे बेटा यहां पर, बहुत इजी क्वेश्चन है। बता सकता है कोई कितना ऑर्डर? 2 दिख रहा है। तरीका क्या है, क्योंकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिख गया हमें, तो हमने फटाफट से बता दिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ में के की वैल्यू हमें नहीं पता है, अल्फा भी नहीं पता है, तो हमें तो तरीका पता है कि R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। तो हमने लिख दिया अल्फा के इक्वल, तो ये एक्सप्रेशन हमने लिखा। अब ध्यान दें, क्या इसको मैं R1 लिख दूं? R1 कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जो बी गिवन है ए। अब क्या बोला गया है यहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, तो ये तो इनिशियल था हमारे पास। अब रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 4 टाइम्स। क्या 4R लिख दें? क्या के बदल जाएगा? बोलो भाई, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है, के एज इट इज रहेगा। और कॉन्सेंट्रेशन को कितना कर दिया है, डबल, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए, और अल्फा एज इट इज रहेगा। इसको दिया नंबर 1 और इसको दिया नंबर 2, डिवाइड सेकंड एंड फर्स्ट। क्या मिलेगा हमें, यहां से क्या मिलेगा, 4R अपॉन R इज 4, के से के कैंसिल आउट होगा। यहां से क्या मिलेगा, ए रेस टू पावर अल्फा इंटू 2 रेस टू पावर अल्फा, और यहाँ कितना है, ए रेस टू पावर अल्फा। ए रेस टू पावर अल्फा से ए रेस टू पावर अल्फा कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा, 2 रेस टू पावर अल्फा।
इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 raised to power 2, इसको 2 raised to power अल्फा क्या लिख देंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 2। ये द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अब अगर मान लो इसी में कहा गया है a plus 2b gives c, or if concentration of a is doubled, rate of reaction becomes 4 times, and if concentration of both a and b are doubled, then rate of reaction becomes 8 times. Find order. अब क्या आएगा, 3। तरीका वही है, सबसे पहले क्या लिखा हमने, R इज इक्वल टू के, अब की बार a रेस टू पावर अल्फा b रेस टू पावर बीटा। क्या हमें उस 2 से कोई मतलब है, अरे बोलो भाई, अरे बोलो, क्या उस 2 से कोई मतलब है, नहीं है। क्यों, क्योंकि थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे, हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना है, तो b रेस टू पावर बीटा। अच्छा अब क्या बोला गया इन्होंने पहले स्टेटमेंट में, क्या बोला है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, मतलब बी में चेंज नहीं किया, ए को डबल कर दिया तो रेट क्या हो गई, 4r, तो ये रेट 4r हो गई, के एज इट इज रहेगा। ए को डबल कर दिया तो ये 2a रेस टू पावर अल्फा, और बी में कोई चेंज नहीं किया तो b रेस टू पावर बीटा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, अगर ए और बी दोनों को डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स, तो ये हमने कर दी 8 टाइम्स, के एज इट इज रहेगा, ये ए को डबल कर दिया और ये बी को डबल कर दिया, 2b रेस टू पावर बीटा। अब क्या करना है, एक बार इन दोनों को डिवाइड कर दो और एक बार इन दोनों को डिवाइड कर दो। पहले और दूसरे को डिवाइड करने से क्या होगा बताओ, बी से बी कैंसिल आउट, ए रेस टू पावर अल्फा से ए रेस टू पावर अल्फा कैंसिल आउट, बिल्कुल ऐसे ही अल्फा आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, करके दिखाते हैं, आ जाएगा, मानो बात बेटा, आ जाएगा, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, है, विश्वास नहीं करते तो तुम लोग देखो, हमने क्या किया यहाँ पे, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, क्या मिला इधर, 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू 2, और हमें क्या डिवाइड करना है, थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, बताओ क्या मिलेगा, 8r डिवाइडेड बाय r, उधर क्या मिलेगा, के 2a रेज टू पावर अल्फा 2b रेज टू पावर बीटा, और डिवाइड में क्या मिल गया, के a रेज टू पावर, सॉरी, के a रेज टू पावर अल्फा और b रेज टू पावर बीटा, कैंसिल आउट कर दें, ये कैंसिल आउट हुआ, इधर कितना मिला 8, के से के कैंसिल आउट हुआ, ए रेज टू पावर अल्फा से ए रेज टू पावर अल्फा कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा 2 रेज टू पावर अल्फा, बी रेज टू पावर बीटा से बी रेज टू पावर बीटा कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा 2 रेज टू पावर बीटा। अच्छा बताओ, अल्फा ऑलरेडी निकाला हुआ है क्या हमने, कहाँ निकाला, ये रहा, कितना आ रहा है 2, रख दो 2 यहाँ पे, तो 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर बीटा। बताओ ये कितना आएगा 4, 4 इधर जाके कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर बीटा, 2 रेज टू पावर 1, मतलब बीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 3। ये मुश्किल तरीका है जो हम सीख रहे हैं, आसान तो सीखा ही नहीं अभी हमने, ऐसा मुझे लगता है ना, देखते हैं अभी, ये लिख लिया क्या सब लोगों ने, मिटा दें, अब देखिए बेटा, छोटा सा मेथड है जिससे हम काफी सारी चीजें समझ पाएंगे और कैलकुलेशन को जल्दी कर पाएंगे। मान लो ये एक रिएक्शन गिवन है, ए गिव्स बी, और हमने यहां पर रेट लॉ लिख लिया, आर इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर अल्फा। ध्यान दें, टेबल बना लेते हैं इधर,
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां सीधा ऑर्डर। देखो ध्यान से, पहला स्टेटमेंट बहुत आसान। अगर आपसे कहा गया इफ concentration of A is doubled then rate of reaction is also doubled। अब ध्यान दें क्या किया हमने, if concentration of A is doubled then rate of reaction is also doubled। तो ये डबल इधर आ गया, K as it is रहेगा। अच्छा यहां पे क्या लिखेंगे, 2A raised to power alpha, है ना, वही काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। 2R as it is है, K as it is है, A raised to power alpha अलग निकलेगा, 2 raised to power alpha अलग निकलेगा। बोलो ऐसा होगा क्या? अब डायरेक्ट आओ इसके ऊपर, कैसे? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, तो बताओ सीधा सा दिमाग में आना चाहिए क्या टर्म एक्स्ट्रा निकल के आएगी यहां से बाहर, 2 रेज टू पावर अल्फा बाहर निकल के आएगी। क्या? 2 रेज टू पावर अल्फा। देन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल्ड, इधर से क्या एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा, 2, मतलब सीधा 2 रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल टू 2। बोलो भाई, अगर आपसे कहा गया इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, इफ concentration is doubled then rate of reaction becomes 4 times, तो सीधा दिमाग में चलना चाहिए, if concentration is doubled मतलब 2 raised to power alpha, rate of reaction becomes 4 times, मतलब 2 raised to power alpha is equal to 4। 2 की पावर कितनी की जाएगी, 4 आ जाए, 2। ऑर्डर कितना आ गया, 2। समझ रहे हैं बात को? if concentration is doubled then rate of reaction becomes 1.414 times, तो 2 raised to power alpha 1.414, 2 की पावर कितनी की जाएगी, 1.414 आ जाए, 1/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2। बोलो भाई पकड़ में आ रही है बात? बस हो गया काम, यही करना है। क्यों बार बार डिवाइड करते रहना है, क्यों टाइम कंज्यूम करना है अपना? सीधा सा दिमाग लगाना है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल और रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स, मतलब 2 रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल टू 8। 2 रेज टू पावर कितनी की जाए, 8 आ जाए, 3। तो टेबल बनाते हम, आंसर आप लोग करेंगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने क्या किया, डबल, और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल, बताओ ऑर्डर 1। कोई डाउट किसी को भी? पक्की बात है। इफ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना है, डबल, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज है ना, डबल इंक्रीज, तो इधर कितना आ गया, 2। अगर इसको डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, ये कितनी हो गई है, 8 टाइम्स हो गई है, 3। अगर इसको हमने डबल किया और ये हो गई है 1.414 टाइम्स, मतलब 1/2। ठीक है बात इतनी। अगर मान लो इसको मैंने 3 टाइम्स किया और ये हो गई 9 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन 2। अब वही फैक्टर है, कॉन्सेंट्रेशन इज 3 टाइम्स, 3 रेज टू पावर अल्फा, कितने टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स। 3 के बार कितना किया जाए, 9 आ जाए, 2। ठीक है इतनी बात, तो ये काम हो जाएगा अपना। 9 टाइम्स करने की पावर कितनी आ गई, 2। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन 1/8 टाइम्स हो गई, -3। कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 1/8 टाइम्स। ये हमने किया डबल और ये कितनी हो गई, 1/8 टाइम्स। बताओ कैसे दिमाग लगाएंगे, 2 रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल टू 1/8। 1/8 मतलब 1/2 की पावर 3, और ये 2 की पावर 3 ऊपर आएगा, क्या मिलेगा, 2 रेज टू पावर -3। दोनों को इक्वेट कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू -3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी -3, है ना। तो ये टेबल पे प्रैक्टिस करना, इस पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपन। हाँ बेटा, रिएक्शन साइड अगर 2 स्पीशीज होंगी तो क्या करेंगे, वो भी एप्लीकेबल होगा यहीं पे, है ना। कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, अभी क्वेश्चन किया था अपन ने, जिसमें हमने कहा था, ध्यान दें इधर, अभी लिख लेना, 5 मिनट है, जल्दबाजी मत करो, ब्रेक मिलेगा तुम लोगों को। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ इस जिसमें कहा गया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही थी, 4 टाइम्स। तो क्यों बी को बीच में इंट्रोड्यूस करना है, पहले ए की बात कर लो ना। ए की बात की हमने, ए की पावर क्या ले ली हमने, अल्फा। तो ए को डबल करने पे, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पे 2 रेज टू पावर अल्फा, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, 4 टाइम्स, अल्फा कितना आ गया, 2। अल्फा 2 आ गया, दिमाग में रखो। फिर क्या बोला,
दोनों को डबल कर दिया जाए, ए और बी दोनों को डबल कर दिया जाए, क्या क्या मिल रहा है, 2 रेज़ टू पावर अल्फा एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 रेज़ टू पावर बीटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, और इधर किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल, और अल्फा तो ऑलरेडी पता है, तो 2 रेज़ टू पावर अल्फा 2 रेज़ टू पावर 2 4 कैंसिल आउट होके 2 आ रहा है, और वैसे ही बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है 1। अगर इस पे हल्का सा कमांड कर लिया ना बेटा, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा टाइम हमें देना है, सो इन्वेस्ट करना टाइम। तो अगर इस पे हल्का सा कमांड कर लिया तो ये जो क्वेश्चंस है ना कि 1.414 टाइम्स हो गई, 5.14 टाइम्स हो गई है, या हाफ हो गई है, 1/8 टाइम्स हो गई, 9 टाइम्स हो गई, क्या इफेक्ट आएगा, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इवन जो टेबल वाले क्वेश्चंस आएंगे आगे, उनमें भी ये जो टेक्निक है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, अदरवाइज डिवाइड करते रह जाओगे, इक्वेशंस बनाते रह जाओगे, पहली इक्वेशन, ये दूसरी और ये तीसरी, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किया, फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड किया, फिर भी गड़बड़ हो रही है ना। तो इस पे थोड़ा सा कमांड कर लेना, इस पे और क्वेश्चंस करेंगे। अभी असाइनमेंट दे देता हूँ तुम लोग को मैं। अपना एक्सरसाइज 1 में आप कोशिश करें 15 नंबर तक करने की, 1 to 15 है ना। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चंस लिखवा देता हूं मैं। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर लिखे 1 2 3 6 12 29। एक्सरसाइज 3 में लिखें क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही करना है, और बिगिनर बॉक्सेस कर लेना बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पहले तक जितने बिगिनर बॉक्सेस और सॉल्व क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लाएंगे, है ना। और कोई डाउट आएगा तो अगली क्लास में पूछेंगे फिर।